नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल AVS स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों, हम अपने चैनल पर समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पूछे गए विगत वर्षों के प्रश्नों को देख रहे हैं और इसी श्रृंखला में हम लोग मध्यकालीन भारत के मध्यकालीन भारत को देख रहे हैं। आज हम लोग जो मध्यकालीन भारत में जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे अकबर, और अकबर के आगे फिर हम लोग देखेंगे आपके जहांगीर के बाद हम लोग देखेंगे शाहजहां के बाद औरंगजेब। इनसे आए हुए सवालों को समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में जो है कि विगत वर्षों में इन शासकों से संबंधित जो सवाल बने हैं, मुगल काल के ये शासक हैं, इनसे संबंधित जो सवाल बने हैं उनको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल है कि अकबर का शासन जाना जाता है। ऑप्शन दिया है कि क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग अकबर के बारे में थोड़ा सा भी अध्ययन किए होंगे तो आप लोग जाने होंगे कि मुग़ल काल के शासकों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रों को जो है कि जीतने वाला कौन था? अकबर ही था। तो ये तो आपका एकदम श्योर सही हो जाएगा। ये बहुत सारे युद्ध ये जीता था और बहुत सारे क्षेत्रों को जो है कि अपने अधीन जो है कि किया था, बहुत सारे शासकों को। और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए तो नो डाउट अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, और इसका जो है कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली भी अकबर की बहुत अच्छी थी। ये जो चौथा विकल्प दिया है कि अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए, तो अकबर एक धार्मिक कट्टर शासक नहीं था, जैसा इतिहासकार बताते हैं। अकबर एक काफ़ी धार्मिक रूप से काफ़ी सहिष्णु शासक था। तो इसमें हम देखेंगे तो आपका विकल्प जो है कि विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2, 3 मतलब विकल्प बी सही हो जाएगा। अकबर जो है कि अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि किस लिए जाना जाता था? धार्मिक उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता के लिए अकबर जो है कि जग प्रसिद्ध था। इसीलिए जो है कि इसके नाम के पहले महान शब्द जोड़ा जाता है शासक के रूप में। जैसे अशोक को महान शासक कहा जाता है, महान अशोक, उसी तरह से अकबर महान भी कहा जाता है इसे। उसके बाद जो है कि ये अकबर ने सुलह ए कुल की नीति के द्वारा जो है कि बहुत सारे क्षेत्रों को जो है कि अपने अधीन किया था। किसी को जो है कि युद्ध के द्वारा, किसी क्षेत्र को जो है कि अपनी कूटनीति के द्वारा, किसी क्षेत्र को जो है कि अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करके। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि जो है कि 3 विकल्प इसके सही हैं, मतलब क्षेत्रों को जीतने के लिए अकबर जाना जाता है, और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, और न्यायिक प्रशासन के लिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? राजपूत सेना का देखिए पूछ रहा है। दिया है विकल्प इब्राहिम गारदी, हकीम सूर और टार्डी बेगम, और चौथा विकल्प है महमूद लोधी। तो देखिए दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध थोड़ा इसलिए प्रसिद्ध हो जाता है कि अकबर जिन क्षेत्रों को लगभग जीता था, उन क्षेत्रों में हल्दी घाटी के मतलब मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा प्रताप, यही एक ऐसे शासक थे जो मरते दम तक जो है कि अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। अकबर की अधीनता को महाराणा प्रताप स्वीकार नहीं करते हैं, और जो है कि निरंतर इससे लड़ते रहते हैं। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तभी जाकर के पूर्णतः अकबर जो है कि उनके राज्य क्षेत्र को अपने अधीन कर पाता है। तो और इसकी खूबसूरती इस युद्ध की सबसे बड़ी ये है कि अकबर की तरफ से लड़ने वाला जो उसका मुख्य सेनापति था वो एक हिंदू था, और महाराणा प्रताप की तरफ से जो लड़ रहा था मुख्य सेनापति, वो एक मुस्लिम था। तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल एक देखने को मिलता है कि धार्मिक सहिष्णुता, या ये यूँ कहिए कि अलग अलग धर्म के होने के बाद भी अलग अलग धर्म के लोगों का समर्थन कर रहे थे। तो इसका जो सही विकल्प है, उसका सही विकल्प है बी। कौन सा सही विकल्प है? बी। मतलब कि महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति जो थे वो थे हकीम सूर। इनसे बहुत पूछा जाता है। इनका नाम कहीं कहीं हकीम खान भी आता है, कहीं कहीं हकीम खान सूर आता है, तो आप लोग उसको जो है कि ध्यान दीजिएगा। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो जान जाइए कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। पूछा जाता है सन, युद्धों को कभी मैच कराने के लिए जब अरेंज कराने के लिए आता है तो वहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में हुआ था, और इसमें एक तरफ मुगल सेना थी जिसका नेतृत्व, मुगल सेना का देखिए यहाँ पे तो महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को पूछा है, जिसको आपने देखा हकीम सूर है। तो मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे मान सिंह। कौन कर रहे थे? मान सिंह। इनके मुख्य सेनापति थे अकबर के। और महाराणा प्रताप के मुख्य सेनापति कौन थे? जो है कि ये हकीम सूर, मान सिंह एवं आसफ़ खान, जो है कि इनकी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। किसके? अकबर के। आसफ़ खान। क्या? आसफ़ खान। हाँ, तो ये नेतृत्व कर रहे। तो दूसरी तरफ जो महाराणा प्रताप की सेना थी, उनके सेना का जो सेना के अग्रभाग जो था, अफ़गानों की एक टुकड़ी थी जिसका नेतृत्व जो है कि
हकीम सूर कर रहे थे। तो इस तरह से इस एक सवाल के माध्यम से आपने इतनी जो है कि जानकारियाँ इकट्ठा की। अब देखिए तीसरा विकल्प देखिए हल्दी घाटी का युद्ध कितना इंपॉर्टेंट। देखिए पिछले वर्षों को प्रश्नों को देखने का यही एक बहुत बड़ा खूबसूरती होती है। देखिए समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ था, जो 2016 में हुआ था और रद्द हो गया था, पुनः वो 2020 में होता है, तो उसमें देखिए यह सवाल पूछा गया है। फिर उसके पहले आप देखेंगे तो ये सवाल पूछा गया था, देखिए RO ARO 2016 के मेंस में, मतलब उसी री एग्ज़ाम के मुख्य परीक्षा में देखिए पुनः हल्दी घाटी के युद्ध से। अब देखिए प्रश्न इसमें क्या बना, हल्दी टॉपिक तो वही हल्दी घाटी का युद्ध बना है कि हल्दी घाटी के युद्ध में, प्रश्न बना है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था। वही सवाल हूबहू, बस यहाँ पे नाम हल्का सा, वहाँ पे केवल हकीम सूर था और यहाँ पे जो है कि हकीम खान सूर दे दिया है। तो वही सवाल है बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और हमने आपको अकबर का बता ही दिया, तो अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह और आसफ खान। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो इसमें जो अकबर के साथ सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे वो किए थे कछवाहा के राजपूत। कौन किए थे? कछवाहा के राजपूत, जिनका नाम था कछवाहा के राजपूत, जिनका नाम था बिहारी मल, या कहीं कहीं इनका नाम भारमल भी आता है। क्या आता है? बिहारी मल या भारमल। और इनकी पुत्री जो थी उनका नाम था हरखाबाई, जो कि पॉपुलर नेम हम लोग जोधाबाई के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी इस मतलब अपनी बेटी हरखाबाई का जो है कि विवाह अकबर के साथ किया था। तो राजपूत परिवार के साथ पहला संबंध स्थापित करने वाले यही थे। पूछा है कि किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ जो है कि वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो कछवाहा के राजपूत, भारमल या बिहारी मल ने जो है कि अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था और अकबर की अधीनता को जो है कि एक्सेप्ट किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अकबर के शासनकाल की निर्धारित घटनाओं को कालक्रमण, देखिए इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो इस तरह से जब किसी भी शासक को आप पढ़िए तो उसकी जो मुख्य घटनाएं, जैसे उसने कोई युद्ध लड़ा है या कोई प्रशासनिक नीति अच्छी खासी लागू की है या उसके जीवन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण घटना है, तो उनको आप याद रखिए डेट वाइज, और फिर उन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं को उस शासक से संबंधित जो है कि कभी कभी क्रोनोलॉजी लगाने के लिए, कभी कभी क्या आजकल अक्सर ये नेचर पकड़ा हुआ है, ये प्रकृति अक्सर एग्जामिनर ने पकड़ी हुई है, ऐसे ही जो है कि वो सवाल पूछते हैं। तो देखिए अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। और आपकी जो पहली घटना का जिक्र है वो जजिया की समाप्ति है, फिर दूसरा है इबादत खाना का निर्माण, फिर चौथा है महजर पर हस्ताक्षर, फिर चौथा है दीन इलाही की स्थापना। अकबर ने धर्म चलाया था जो उसका नाम था दीन इलाही, तो वही पूछ रहा है दीन इलाही यहाँ पे दिया है, जबकि होना चाहिए दीन ए इलाही की स्थापना। इन घटनाओं का जो है कि क्रम पूछा है कि ये घटनाएं कैसे कैसे हुई हैं। तो ये घटनाएं बिल्कुल सही क्रम में दिया हुआ, मतलब कि जजिया की समाप्ति के बाद इबादत खाना का निर्माण करता है, उसके बाद मजहर पर हस्ताक्षर करता है, फिर दीन इलाही की जो है कि स्थापना करता है। तो इस तरह से आपका विकल्प हो जाएगा, सही हो जाएगा ए, मतलब 1 2 3 4। अब देख लीजिए कि अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब किया था। तो दोस्तों अकबर ने जो है कि जजिया कर की समाप्ति किया था 1564 में। आप लोग हुबहू एकदम लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी तरह से हुबहू रिपीट किया जाएगा, थोड़ा सा बहुत घटनाओं को घुमा फिरा करके। तो जजिया कर की समाप्ति वो कब किया था, हम जहाँ पे जो घटना उसके सामने लिख रहे हैं। देखिए जजिया कर की जो समाप्ति किया था अकबर 1564 में, 1564 में वो जजिया कर की समाप्ति किया था। और फतेहपुर सीकरी में जो है कि इसने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की थी। कब की थी? 1575, 1575। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी। देखिए इबादत खाना का निर्माण दिया है। अब आप ये तथ्य याद रखिए कि 1575 में कहाँ पे इबादत खाने का निर्माण किया था? 1575 ईस्वी में। और इबादत खाना का निर्माण करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या इसका ये था कि दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद हो सके। तो इबादत खाने से आपको जो है कि 3-4 जानकारी मिल गई। इबादत खाने का निर्माण कब हुआ था, कहाँ हुआ था और किस पर्पज़ से हुआ था। तो अकबर इबादत खाने का निर्माण हुआ था 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में, और जो है कि उसका पर्पज़ था कि वाद विवाद, दार्शनिक और जो है कि धार्मिक विषयों पर वाद विवाद हो सके। देखते हैं मजहर, हाँ महजर का पर हस्ताक्षर कब किया था, जो है कि अकबर महजर पर हस्ताक्षर जो है किया था, ये किया था 1579 में। कब किया था? 1579 में, 1579 में। देखिए अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए
1579 ईस्वी में जो है कि महजरनामा की घोषणा की थी। सभी धार्मिक मामले जो है अपने हाथ में लेने के लिए के उद्देश्य से जो है कि ले करके उसने जो है कि महजरनामा पर हस्ताक्षर किया था। और यह महजरनामा जो तैयार किए थे उनका नाम था अबुल फजल के वो पिता थे, उनका नाम था मुबारक, शेख मुबारक। तो ये पूछा जा सकता है कि महजर जिस पर अकबर ने हस्ताक्षर किया था सभी धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए, वो किसके द्वारा तैयार किया गया था महजरनामा। तो महजरनामा तैयार किया गया था अबुल फजल के पिता थे, उनका नाम था शेख मुबारक। किसके द्वारा? शेख मुबारक के द्वारा जो है कि महजरनामा तैयार किया गया था। आप लोग याद रखिएगा, शेख मुबारक 1579 में इस पर हस्ताक्षर किया था और शेख मुबारक इसे तैयार किए थे, जो कि अबुल फजल के पिता थे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दीन इलाही की स्थापना कब किया था। सभी धर्मों में जो है कि सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से 1582 ईस्वी में जो है कि तौहीद ए इलाही या दैवीय एकस्वरवाद या दीन इलाही 1500 किस ईस्वी में 1582 ईस्वी में जो है कि इसने जो है कि सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, मतलब ये लोग इस वर्चस्व में लोग ना रहें या इस जंग में ना रहें कि हमारा धर्म आगे है या हमारा धर्म पीछे है या उनका धर्म पीछे है हमसे, तो ये सब ना रहे, बल्कि सभी धर्मों में आपस में सामंजस्य अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए के पर्पज़ से उसने जो है कि दीन इलाही की स्थापना की थी 1582 में। तो आपने देखा जजिया की समाप्ति 1564, इबादत खाना का निर्माण 1575 और महजर पर हस्ताक्षर 1579 शेख मुबारक के द्वारा तैयार था, और जो है कि दीन इलाही की स्थापना 1582। तो हूबहू यही डेट जो है कि ये क्रम भी बन रहा है, देखिए। तो इस तरह से आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। 1 2 3 4 ये घटना का क्रम था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से आप लोगों को ये चीज़ें जो है कि समझ में आ रही होंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, इसमें भी देखिए क्रोनोलॉजी ही लगाने को दिया है। देखिए वो पूछा गया था आपका 5वां क्वेश्चन पूछा गया था 2006 में, और ये पूछा गया है 2021 में। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है ये 2021 मेंस। उसके बाद जो है कि समीक्षा अधिकारी की कोई परीक्षा नहीं हुई है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा इस प्रश्न के लिए। ये प्रश्न रिपीट कर सकता है। देखिए इसमें पूछा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार जो है कि व्यवस्थित कीजिए। और पहली घटना का जो जिक्र किया है वो है अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह। किस राजकुमारी से? अम्बेर की राजकुमारी से जो है कि अकबर का विवाह। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह। दूसरी घटना है तुकारोई का युद्ध। किसका युद्ध? तुकारोई का युद्ध। और फिर तीसरी घटना है मालवा पर मुग़ल आक्रमण। फिर चौथी घटना है उड़ीसा पर कररानी की विजय। तो इसमें देखिए जो सबसे पहले घटना घटित होती है वो होती है आपकी, देखिए हम पहले सभी घटनाओं को बता दे रहे हैं, फिर क्रम हम लोग लगाए जाएंगे। देखिए अम्बेर की राजकुमारी से जो अकबर का विवाह होता है ये होता है आपका 1562 में। कब होता है? 1562 में। और तुकाराई का जो युद्ध होता है, तुकारोई का युद्ध, ये मुग़ल सेना और जो है कि बंगाल सल्तनत के बीच होता है, और ये होता है 1575 में। कब? 1575 में। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मालवा पर मुग़ल आक्रमण दिया है, तो मालवा पर मुग़ल आक्रमण होता है 1561। फिर उड़ीसा पर कररानी की जो विजय होती है वो होती है 1568। कब? 1568। तो अब इसका सही क्रम लगाइए। देखिए सबसे पहले आपका हो जाएगा मालवा पर मुग़ल आक्रमण 1561। फिर उसके बाद आपका ये हो जाएगा अम्बेर की राजकुमारी से विवाह 1562। तो इस तरह से आप देख रहे हैं आपका तीसरे के बाद पहले के बाद आप देखेंगे कि उड़ीसा पर कररानी की विजय, मतलब कि तीसरा, पहला, चौथा। फिर उसके बाद आप देखेंगे 1575 तो 3124। देखते हैं कहाँ पे है 3124। देखिए 3142। रुकिए कहीं गलती हो रही है, देखते हैं फिर से। जबकि इसका विकल्प जो है कि चौथा है सही, मतलब कि हाँ आपका 3142। कहीं हम लोगों से मिलाने में गलती हो गई थी। फिर एक बार हम देखते हैं। देखिए देखिए अम्बेर की राजकुमारी के साथ जो ये होता है इसका विवाह, ये होता है 1562 में। कब? 1562 में। फिर मालवा पर मुग़ल आक्रमण हम देखे तो 1561। तो
फिर उसके बाद तुकारोई का जो युद्ध हुआ था ये 1575 में, 1575 में। फिर उसके बाद उड़ीसा पर जो है कि ये हुआ था आपका 1568 में। तो इस तरह से आपका 3142 देखे हैं, 3142, हाँ देखिए डी आपका सही हो रहा है। तो इस तरह से अकबर से संबंधित, अकबर शासक जो मुग़ल काल का था, बहुत प्रसिद्ध शासक था, उससे संबंधित जो सवाल थे वो सवाल समाप्त हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि जहांगीर से, देखते हैं कि जहांगीर से क्या क्या सवाल बना है। देखिए, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, उसका नाम क्या है? तो इस डच शासक का जो नाम है, पर्यटक का, सॉरी टूरिस्ट का, तो इसका नाम है आपका फ्रांसिस्को पेलसट। क्या नाम है? फ्रांसिस्को पेलसट। ये आया था आपके इसके हुमायूं के शासन, जहांगीर के शासनकाल में आया था, और जहांगीर के शासन का जो है कि मूल्यवान विवरण ये दिया है। अब देखिए, ये जो इन शासकों, ये जो इन दार्शनिक पर्यटकों का नाम दिया है, इनके बारे में देखिए। जो पीटर मुंडी है, पीटर मुंडी ये कहाँ का यात्री था? ब्रिटिश का था। कहाँ का था ये? ब्रिटिश का। पीटर मुंडी ब्रिटिशर्स था, ये ब्रिटिश टूरिस्टर था, ये ब्रिटिश टूरिस्ट। तो ये जो शाहजहाँ के समय में आया था, ये कब आया था? शाहजहाँ के। देखिए, अगली बार ऐसे ही सवाल पूछ देगा कहीं घुमा फिरा के, तो आप लोग इस सब के बारे में जानते रहेंगे, तो इससे संबंधित अगर एग्जामिनर बनाएगा तो आसानी से कर ले। पीटर मुंडी ब्रिटिशर्स था, और ये आया था शाहजहाँ के समय में, ठीक है। और उसके बाद विलियम हॉकिंस जो है, कहाँ देखिए, हाँ हॉकिंस दिया है, तो विलियम हॉकिंस इसका पूरा नाम है। विलियम हॉकिंस ये आया था, ये भी जो है कि जहांगीर के समय आया था। किसके समय आया था? जहांगीर के समय, जहांगीर के समय ये आया था। और ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में ये आया था। किसके? ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में ये जहांगीर के दरबार में आया था, व्यापार में कुछ छूट वगैरह लेने के लिए। और फ्रांसिस्को जो पेलसट है, ये तो आप लोगों ने देखा ही कि इसके जहांगीर के ही समय में आया था, और उसके शासन का मूल्यवान विवरण भी दिया है। फ्रांसिस्को पेलसट भी जो है कि जहांगीर के ही समय में आया था, जहांगीर के ही समय में आया था। और इसने, ये जो फ्रांसिस्को पेलसट है, इसने जिस पुस्तक में जो है कि इसके शासन का मूल्यवान विवरण किया है, उस पुस्तक का नाम अब अगली बार शायद पूछा जा सकता है। तो उस पुस्तक का नाम है जहांगीर्स इंडिया। आप लोग लिख लीजिएगा, लिखने का जगह नहीं है, जहांगीर्स इंडिया। उसके बाद बुक का नाम हम फिर से बोल रहे हैं, बुक का नाम है जहांगीर्स इंडिया, द रिमोन्स्ट्रेंटी ऑफ फ्रांसिस्को पेलसट। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, बुक का नाम लिख लीजिएगा, जहांगीर्स इंडिया, द रिमोन्स्ट्रेंटी ऑफ फ्रांसिस्को पेलसट। ये जो है कि इसकी बुक का नाम है, अपने नाम को इसने लगाया है बुक में। तो ये जो है कि इस बुक में जो है इसने जिक्र किया है, जहांगीर के शासन का मूल्यवान विवरण दिया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? हुमायूं, औरंगजेब, जहांदर शाह, जहांगीर। तो देखिए, यहाँ पे तो आप कॉमन से समझ जाएंगे कि जहांगीर से संबंधित सवाल हो रहा है तो श्योर है कि जहांगीर का ही होगा। लेकिन अगर ये मिसलिनियस में आएगा जब एग्जाम में, तो शायद दिक्कत हो जाएगी। तो जहांगीर का मकबरा जो है ये भारत से बाहर स्थित है। तो अब भारत से बाहर स्थित है तो देख लीजिए कहाँ स्थित है। ये भारत के बाहर प्रेजेंट टाइम में जो लाहौर है वहाँ स्थित है। कहाँ है इसका मकबरा? लाहौर में, और रावी नदी के तट पर। लाहौर में जो है कि रावी नदी के तट पर इसका जो है कि शहादरा नामक शहादरा एक स्थान है, वहाँ पर है। और इसकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1627। कब हुई थी? 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई थी। तो इसका जो है कि मकबरा भारत से बाहर है, लाहौर में, रावी नदी के तट पर है, जहादरा नामक स्थान पर है। शहादरा नामक स्थान पर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, ये जब हम लोग गुप्त पीरियड कर रहे थे, गुप्त काल कर रहे थे, तो वहाँ पे भी जो है कि समुद्रगुप्त से संबंधित सवाल में ये चीज़ बना था। और ये देखिए कब आया है, ये देखिए ARO प्री 2016 जो कैंसिल हो गया था, उसमें ये सवाल बना था। ये देखिए बना है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का मिलता है, हमने वहाँ भी कराया था।
अब देख लीजिए इसके बारे में एक बार पुनः हम आप लोगों को रिपीट करा दे रहे हैं कि देखिए प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना किसने किया था? समुद्रगुप्त के संधि विग्राहक थे और सचिव संधि विग्राहक भी थे और सचिव भी थे हरिसेन। उन्होंने जो है कि इसकी रचना की थी। और कलिंगम बताते हैं कि यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। कहाँ खुदवाया गया था? कौशाम्बी में खुदवाया गया था। बाद में जो है कि अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में जो है कि स्थापित करवाया और इस पर जहांगीर का लेख और रानी का अभिलेख एवं अशोक द्वारा कौशाम्बी के महापात्रों को संघ भेद रोकने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उन चीज़ों को जो है इस पर खुदवाया गया है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए जहांगीर से संबंधित जितने सवाल थे वो समाप्त हो गए। अब शाहजहाँ से देखते हैं कौन सा प्रश्न बना है। देखिए शाहजहाँ से जो पहला प्रश्न बना वो ये बना है कि किस मुग़ल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सीजदा समाप्त कर दिया था? तो शाहजहाँ ने जो है कि मुग़ल बादशाह बलबन मतलब एक बलबन जो शासक था, बलबन दिल्ली सल्तनत में शासक हुआ था, तो इसके द्वारा एक प्रथा चलाई गई थी, दरबारी रिवाज था सिजदा और पैबोस। तो इसने सिजदा को जो है कि समाप्त कर दिया। किसने समाप्त कर दिया था? शाहजहाँ ने। अब देखिए मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए ईरानी दरबारी रिवाज था, क्योंकि वो अपने आप को ईरान का जो है कि सारे जो है कि नियमावली वो ईरान की लागू करना चाहता था। तो ईरानी दरबार में जो है कि एक प्रथा चलती थी सिजदा, तो उसको जो है कि उसने लागू किया था और शाहजहाँ ने जो है कि समाप्त कर देते हैं। ज़मीन बोस की प्रथा भी ख़त्म कर दी गई। एक प्रथा वो भी थी पैबोस, हमें लगता है वही ज़मीन बोस थी। तो पैबोस को भी इसने जो है समाप्त कर दिया और पगड़ी में पहनने की मनाही कर दी और जो है कि और पगड़ी में पहनने की मनाही कर दी। ये बातें जो कि शाहजहाँ के धार्मिक दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं ये बातें। अब चलिए शाहजहाँ से देखिए एक ही सवाल बना था। अब देखिए औरंगज़ेब से देखते हैं। औरंगज़ेब निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए जिंदा पीर के नाम से जो है कि इसी को जाना जाता है, औरंगज़ेब को जाना जाता है। देखिए औरंगज़ेब जो है ये कुछ दूसरे पर औरंगज़ेब जो कुछ दूसरे पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। अगर वह कोई चीज़ दूसरे पर लागू करना चाहता था तो उससे पहले खुद पर इम्प्लीमेंटेशन करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊँचा था तथा वह अपने युग की प्रचलित दुष्कृतियों से जो है कि दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। जो बुराइयां उस समय प्रचलित हुआ करती थी उनसे वो अपने आप को अलग थलग रखता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे जो है कि शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे क्या कहते थे? जिंदा पीर। तो इन सब वजहों से जो है उसे जिंदा पीर कहा जाता था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि किस मुग़ल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? देखिए पूछ रहा है कि किस मुग़ल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में जो है कि पुरंदर, सबसे पहले तो यही याद रखिएगा, कई बार आता है वो ऑर्डर लगाने के लिए, पुरंदर की संधि 1665 में पुरंदर की संधि किसके किसके बीच? मुग़ल शासक औरंगज़ेब के बीच और मुग़लों के बीच हुई थी और शिवाजी के बीच, मुग़ल और मराठों के बीच जो है कि हुई थी 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि। और देखिए यहाँ पे पूछा है कि इस पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो इस पर जो है कि मुग़ल सेनापति जो था उसका नाम था जय सिंह, उसने जो है कि हस्ताक्षर किया था। देखिए 1665 ईस्वी के आरंभ में औरंगज़ेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी थी और जय सिंह जो है कि कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। मतलब ये युद्ध करना भी जानते थे और समझौता भी करना जानते थे। इन दोनों कलाओं में वो विशेषज्ञ थे और वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे और उन्होंने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। इसलिए जो है कि उन्होंने जो है कि पुरंदर के किले पर मुग़लों की विजय और रायगढ़ की घेराबंदी के बावजूद जो है उन्होंने शिवाजी से संधि की और पुरंदर की यह जो संधि हुई थी वो हुई थी 1665 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि पुरंदर की संधि पर जो हस्ताक्षर किए थे मुग़ल सेनाओं की तरफ से वो थे जय सिंह और 1665 ईस्वी में जो है कि हुई थी पुरंदर की संधि। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। तो औरंगज़ेब ने ही जो है कि दिल्ली के लाल किले में जो है कि संगमरमर की एक मस्जिद थी, संगमरमर पत्थर से जो है कि उसका इसने निर्माण किया था, उसका नाम था मोती मस्जिद। शाहजहाँ ने जो है कि अपनी योजना के अनुसार किले के अंदर मस्जिद का निर्माण न करवाकर जो है कि किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अतः औरंगज़ेब ने किले के अंदर जो है कि मस्जिद की आवश्यकता का अनुभव कर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था।
जो आपका शाहजहाँ था, शाहजहाँ ने जो है कि किले के अंदर मस्जिद का निर्माण करवाना उचित न समझकर जो किले के बाहर वही जो जामा मस्जिद है, देखिए उसका निर्माण शाहजहाँ करवाया था। किसका? शाहजहाँ ने जो है कि जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये किले के बाहर है, और जो किले के अंदर है उसका निर्माण है मोती मस्जिद। और मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था आपके औरंगज़ेब ने। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है चौथा, और आज के सत्र का जो है कि आज के सेशन का ये आखिरी सवाल भी है। इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से किसे शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो इसमें से जो है कि दारा शिकोह को उसने किसकी पदवी दी थी? दारा शिकोह को उसने शाह बुलंद इकबाल, दारा शिकोह को शाहजहाँ ने जो है कि शाह बुलंद इकबाल की पदवी देखिए उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहाँ के शासनकाल में शहजादा दारा शिकोह ने ही किया था। उपनिषदों का जो है कि फारसी में अनुवाद, तो ये पूछा जा सकता है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद औरंगज़ेब के समय किसने किया था? तो दारा शिकोह ने किया था। और किस शीर्षक से किया था? तो वो शीर्षक था सिर्र-ए-अकबर। क्या था? उड़नतवा रहेगा यहाँ पर, सिर्र-ए फिर अकबर, सिर्र-ए-अकबर के नाम से जो है कि किया था। इसमें 52 उपनिषदों का जो है कि अनुवाद किया गया है। कितने? 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। और शाहजहाँ ने जो है कि दारा शिकोह को उसके इन्हीं कामों की वजह से जो है कि उपनिषदों का जो वो फारसी में अनुवाद किया था, इसी वजह से उसे जो है कि शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। तो आज की वीडियो में इतना है, और आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।